दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी टेलर चैनल। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए लाते हैं नई नई डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देवगंज के लोग अब ज्यादा बातें नहीं करते, खासकर जब बात तीसरे रास्ते की हो। गांव के ठीक बाहर एक पगडंडी है, सुनी, संकरी और झाड़ियों से घिरी। बुजुर्ग कहते हैं वहां अगर सूरज ढलने के बाद कोई गया तो वो कभी लौटा नहीं, और जो लौटे वो इंसान नहीं थे। एक बार बचपन में मैं भी उस पगडंडी के पास गया था, और आज 22 साल बाद मैं फिर देवगंज लौटा हूं। पर इस बार मैं खुद को रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त सुरेश कभी नहीं लौटा था, और मुझे याद है वो आखिरी बार वहीं गया था। लेकिन एक बात जो तब मुझे नहीं पता थी, इस पगडंडी पर कदम रखते ही यादें मरने लगती हैं, और जो चीज वहां रहती है वो इंसानों को नहीं, उनकी यादों को खा जाती है। इस बार मुझे जवाब चाहिए, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। कुछ गांव लौटने के लिए नहीं होते, और कुछ सवाल पूछने के लिए नहीं। कालेश्वरपुर 22 साल बाद जब मैंने उस मिट्टी में कदम रखा तो हवा में वही पुरानी सड़न थी, सड़े हुए पत्तों की, नमी की, और कुछ ऐसा जो नाक से नहीं रूह से महसूस होता है। गांव नहीं बदला था, वही कच्ची गलियां, वही झुकी छतों वाली झोपड़ियां, और वही खामोशी जो पहले भी थी लेकिन अब वो डर की तरह लगती थी। मैं बचपन में यहीं रहता था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था सुरेश। हम दोनों हर जगह साथ जाते थे, लेकिन एक दिन वो गायब हो गया। किसी ने कहा शायद भटक गया होगा जंगल में, किसी ने कहा कुएं में गिर गया होगा। पर मैं जानता था सुरेश तीसरी पगडंडी पर गया था। वो गांव से बाहर एक तरफ 2 पगडंडियां जाती थीं, एक स्कूल की ओर, दूसरी तालाब की तरफ, लेकिन तीसरी झाड़ियों के पीछे से जाती एक छुपी हुई टूटी फूटी राह, जिसे सब तीसरी पगडंडी कहते थे, लेकिन कोई नाम लेकर नहीं बुलाता था। उस दिन मैं नहीं गया था, सुरेश अकेला गया था। उसके बाद सिर्फ उसकी चप्पलें मिली। उस वक्त पूरे गांव का माहौल सन्न हो गया था, और आज भी उस खामोशी की गूंज दिल दहला देती है, जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। थी एक पेड़ के नीचे बेतरतीब रखी हुई, और उन पर खून के छींटे थे। और अब इतने सालों बाद मैं लौट आया था, ना कोई बहाना, ना कोई मकसद, बस एक सवाल, उस दिन आखिर क्या हुआ था। मैं गांव के एक पुराने बुजुर्ग से मिलने गया। रघुनंदन काका, उनकी आंखों में धुंध थी, पर जैसे वो मुझे देखकर कुछ पहचान गए। अरे तू वही है ना, सुरेश के साथ खेलने वाला लड़का? मैंने धीरे से सिर हिलाया। काका की आंखें ठंडी हो गईं, आवाज डूबती हुई। क्यों आया है तू? मर चुका है जो उससे मत खोद बेटा। वो पगडंडी अब भी जिंदा है और भूखी भी। गांव में पहला दिन बीत गया, लेकिन मेरी रात सोई नहीं। कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने देखा, पूरा गांव जैसे सांस रोक कर सोया था। ना कोई कुत्ते की आवाज, न झींगुर की, बस सन्नाटा और मेरे अंदर की बेचैनी। सुरेश की तस्वीर अब भी मेरे बटुए में थी। हमने साथ में ली थी, उसी पगडंडी की तरफ जाते हुए। आज मैं उसी रास्ते पर फिर जाने वाला था, अकेले। मैंने टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकल गया। गांव की गलियों से होते हुए मैं उस झाड़ीदार कोने तक पहुंचा जहां वो तीसरी पगडंडी छुपी हुई थी। झाड़ियां आज भी वैसे ही उगी थीं जैसे उन्होंने किसी राज को छुपा रखा हो। मैंने उन्हें चीरते हुए पहला कदम अंदर रखा। सूखी टहनी चटकी और हवा अचानक थोड़ी भारी लगने लगी। उस पगडंडी पर अजीब सी बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं होती थी, ना पत्तों की सरसराहट, ना अपने ही कदमों की आहट। मैं आगे बढ़ता गया, हर कदम के साथ मन में डर नहीं कुछ और बढ़ रहा था, जैसे कोई मेरे पास से गुजर रहा हो, पर दिख नहीं रहा। तभी कहीं जा रहा है क्या? मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाया। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी लड़खड़ाने लगी, और जैसे ही मैंने नीचे, जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। टॉर्च मारी, वहीं ठीक वहीं एक चप्पल पड़ी थी, सुरेश की चप्पल, वहीं नीली रबर वाली, और उस पर अब भी सूखा हुआ खून था। 22 साल बाद भी वह वहीं थी। मैं झुका जैसे उसे उठाऊं, लेकिन तभी झाड़ियों के अंदर से कुछ फड़फड़ाया, जैसे कोई उल्टा लटक रहा हो और हिलने लगा। मैंने जैसे ही टॉर्च घुमाई,
एक चेहरा झपटा मेरी तरफ, आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली और मुंह सीला हुआ जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। मैं चीखना चाहता था पर आवाज बाहर नहीं आई और तभी वह चेहरा गायब हो गया, बस हवा में रह गई गंध किसी गले हुए मांस की। मैं भागा, इतनी तेज दौड़ शायद बचपन में भी नहीं लगाई थी। जब गांव पहुंचा तो देखा घर का दरवाजा पहले से खुला था और अंदर मेरे बटुए से सुरेश की तस्वीर गायब थी। मैंने दरवाजा बंद किया, सांसें संभाली और फिर देखा मेरे बटुए से गायब हुई सुरेश की तस्वीर अब मेज पर रखी थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उस तस्वीर में जो सुरेश पहले मुस्कुरा रहा था, अब उसका चेहरा ढका हुआ था। एक धुंधली काली परछाई जैसे उसके चेहरे पर चढ़ गई हो। मैंने झट से तस्वीर उठाई, वो गीली थी, जैसे किसी ने उस वक्त पूरे गांव का माहौल सन्न हो गया था और आज भी उस खामोशी की गूंज दिल दहला देती है, उसे अपनी जीभ से चाटा हो। मैं कांप गया। उस रात मैंने रोशनी जलाकर सोने की कोशिश की, पर आंखें बंद करते ही वो चेहरा बार बार मुझे घूरता दिखता, आधा सड़ा हुआ और मुंह सीला हुआ। अगली सुबह मैं गांव के ही पुराने जानकार धनेश्वर लाल हलवाई के पास गया। धनेश्वर लाल, भैया आप सुरेश को याद करते हो? उसने कुछ पल सोचा, फिर आंखें सिकुड़ गईं। सुरेश? कौन सुरेश? गांव में ऐसा कोई लड़का नहीं था भाई। मैं सन्न रह गया। भैया मैं और वह साथ खेलते थे, मेरी ही उम्र का था। एक दिन गायब हो गया था। तीसरी पगडंडी से धनेश्वर लाल भैया मुस्कुराए नहीं, उल्टा पीछे हट गए। तू अब भी उसका नाम ले रहा है, तेरा तो जाना तय है बेटा। पर एक बात सुन, जो लोग भूल चुके हैं उन्हें जबरदस्ती याद मत दिला, वरना तू भी भूल जाएगा खुद को। शाम को जब मैं लौट रहा था तभी गांव की मस्जिद के पास से एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया, रोता हुआ। उसका नाम था राजीव। बोल नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। मैंने गोद में लिया, पूछा क्या हुआ राजीव? उसने कांपते कांपते कहा, वो आया था छत पर से। उल्टा लटक कर बोला, मैं लौट आया हूं, लेकिन अब मुझे अपना चेहरा चाहिए। मैं घर भागा। दरवाजे पर खून से लिखा था, तू अब भी मुझे पहचानता है, इसीलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगला चेहरा तेरा होगा। सच वो नहीं होता जो लोग बताते हैं, सच वो होता है जो लोग छुपाते हैं। अगली सुबह मैं सीधा पहुंचा गांव के सबसे बूढ़े आदमी गोपीनाथ दादा के पास। वह अकेले रहते थे, गांव से थोड़ा दूर एक टूटी सी झोपड़ी में। कहते हैं उनकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है और जुबान पर उस वक्त पूरे गांव का माहौल सन्न हो गया था और आज भी उस खामोशी की गूंज दिल दहला देती है। बहुत कुछ दबा है। मैंने उनके पैर छुए और बिना घुमा फिरा कर पूछा, सुरेश को आप जानते थे ना? वो बहुत देर तक चुप रहे, फिर धुएं की तरह डूबती आवाज में बोले, तू वो लड़का है जो उसके साथ खेलता था। तो अब सुन, लेकिन सुनकर भाग मत जाना। 22 साल पहले की बात, बरसात के दिन थे। गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते तीसरी पगडंडी की ओर बढ़ गए। वहां एक टूटी हुई लकड़ी की हवेली थी जिसे सब लाल कोठी कहते थे। उस दिन वो कोठी बंद नहीं थी, खुली थी। अंदर सुरेश भी गया था और 2 और बच्चे, गुड्डू और लक्ष्मण। गोपीनाथ दादा बोले, अगले दिन सिर्फ सुरेश लौटा और उसकी आंखों में कोई और था। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये बेटा कि जो लौटा वो सुरेश नहीं था, उसका हंसना बदल गया था, उसका बोलना बदल गया था और सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई अब उससे मिलती नहीं थी। गांव वालों को शक हुआ। एक रात तांत्रिक को बुलाया गया। उसने सुरेश की आंखों में झांका और भाग खड़ा हुआ। उसके अंदर वह बंधा हुआ था जिसे कान छबरा कहते हैं। एक आत्मा नहीं, एक भूखा खेल जो बच्चों के साथ खेलता नहीं, उन्हें अंदर से खा जाता है। और फिर एक रात सुरेश अचानक गायब हो गया और 2 दिन बाद तीसरी पगडंडी के पास एक पेड़ से उल्टा लटका मिला। मुंह सिला हुआ शरीर उल्टा मोड़ा गया जैसे खुद को खा गया हो। पर दिक्कत यह थी, मरने के बाद भी उसका चेहरा बदलता रहा। हर दिन नया। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, नाम मिटा दिया गया, यादें साफ कर दी गई, लेकिन एक गलती रह गई। मैं था और मेरी यादें अब भी जिंदा थीं। अब मुझे समझ आया कि क्यों गांव वाले मुझे भूलने के लिए कह रहे थे, क्योंकि जो याद करता है उसे वह सबसे पहले ढूंढता है और अब वह मुझे ढूंढ रहा है। अब खेल शुरू हो चुका है और जीतने के लिए मुझे सुरेश की मौत से भी गहरे उतरना होगा। गांव से बाहर
तीसरी पगडंडी के उस सिरे पर जहां झाड़ियां अब भी बेतहाशा फैली थीं, वहीं कहीं छुपी थी लाल कोठी। 22 साल पहले वो खुली थी, आज बंद थी, लेकिन सांसें अब भी अंदर से आती थी। मैंने सुबह ही तय कर लिया था, अब डर से नहीं सच्चाई से भागना बंद। रघुनंदन काका ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। कहा, बेटा उस कोठी में जो है वो शिकार नहीं करता, वो तू बन जाता है। पर मैं नहीं रुका। दोपहर को मैंने कोठी का दरवाजा खोला। लकड़ी का टूटा हुआ चौखट जिससे घुसते ही सीलन, सड़न और किसी जानवर के सड़ने जैसी गंध नाक में भर गई। कोठी के अंदर कोई चीज बहुत पुरानी थी और बहुत जिंदा। दीवारों पर गेरू से बने बच्चों के हाथों के निशान थे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, पर एक निशान था, उल्टा हाथ, जैसे किसी ने दीवार पर चिपका दिया हो। मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और एक लाल कमरा जहां सुरेश को आखिरी बार देखा गया था। मैं जैसे ही उस कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाल कमरे के अंदर कमरे के बीचों बीच एक पुराना खेल का बोर्ड रखा था, जैसे सांप, सीढ़ी पर उस पर अंक नहीं चेहरे बने थे। हर उस वक्त पूरे गांव का माहौल सन्न हो गया था और आज भी उस खामोशी की गूंज दिल दहला देती है, जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। चेहरा किसी और भाव में, रोता हुआ, हंसता हुआ, डरता हुआ और आखिरी चेहरे पर सुरेश। लेकिन उसका चेहरा सिर्फ एक आंख थी। तू भी खेलेगा? मेरे पीछे से आवाज आई, ठंडी, बच्चे जैसी, पर उसमें कंपन था जैसे कोई कांपती रूह बोल रही हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर बोर्ड पर देखा, मेरी तस्वीर उस पर थी। अब चेहरों में एक नया चेहरा जुड़ चुका था। तू सोचता है सुरेश मर गया? नहीं, वो अब भी खेल रहा है, बस हर बार नए चेहरे के साथ। मैंने टॉर्च घुमाई। कमरे की दीवार पर कुछ उभरा था। जिनके चेहरे याद रह जाते हैं वो कभी नहीं बचते। और तभी छत से कोई चीज लटक कर मेरी गर्दन के पास आई। आधा बच्चा, आधा साया, चेहरा नहीं था, बस हजारों छोटे छोटे मुंह थे जो फुसफुसा रहे थे, अब तेरा चेहरा मेरा होगा। मैं चीख पड़ा और जैसे ही टॉर्च गिराई सब कुछ गायब। मैं अकेला खड़ा था लाल कमरे में, लेकिन जब बाहर निकला मेरा अपना चेहरा मेरी तस्वीर से मिट चुका था। अब डर सिर्फ आसपास नहीं, मेरे अंदर भी घुस चुका है। लाल कोठी से निकलने के बाद मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। आईने में अपना चेहरा देखता तो लगता मैं नहीं रहा, जैसे मेरी शक्ल अब किसी और के पास है। मैंने तय किया, अब मुझे गांव के सबसे पुराने सच तक जाना होगा। गोपीनाथ दादा की बात याद आई। उस खेल की शुरुआत 1939 में हुई थी, जब गांव में पहली बार किसी ने कांचरा का नाम लिया था। वो बोले थे कि एक पुरानी डायरी अभी बची है, जो गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में दबी हुई है, जहां अब कोई नहीं जाता। गांव का पुराना स्कूल झाड़ियों से घिरा, टूटी छत और अंदर जाने के लिए बस एक सांकलदार दरवाजा। मैंने धक्का दिया, दरवाजा टूटा और गंध अंदर से नहीं बाहर आई, जैसे कोई बंधी हुई चीज अब छूटी हो। वहां अंधेरा था, लेकिन एक कोना नीला चमक रहा था, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। मैंने देखा वहां एक लकड़ी की पुरानी पेटी थी, जिस पर लिखा था, जो इसे पढ़े वो खुद को भूलने को तैयार हो। डायरी खुली और उसमें लिखा था 21 अक्टूबर 1939। आज गांव के 3 बच्चे गायब हुए और जब लौटे तो उनके चेहरे नहीं थे। उनकी मां उन्हें पहचान नहीं पाई और वह बच्चे अपने ही नाम भूल गए। गांव के तांत्रिक ने कहा, कोई भूखा खेल आया है। नाम कांचबरा। वो आत्मा नहीं, परछाई नहीं, वह एक खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें जो जीते उसका चेहरा ले लेता है और जो हारे वो भूल जाता है कि वह कौन है। उसे सिर्फ एक चीज से रोका जा सकता है, नाम से। अगर उसका असली नाम किसी ने बुला लिया तो वह पल भर में राख हो जाएगा। और फिर आखिरी पन्ना, लेकिन हम अब भूल चुके हैं उसका असली नाम। और जब नाम मिट जाता है तो डर अमर हो जाता है। मैंने जब डायरी बंद की, मेरे ठीक पीछे से आवाज आई, अब तुझ में मेरी तस्वीर बन चुकी है और हर बार जब तू आईना देखेगा मैं ज्यादा साफ दिखूंगा। अब बचना सिर्फ एक नाम पर है, लेकिन वो नाम अब तेरे अंदर भी नहीं है। अब बचने की एक ही राह है। कांचबरा के उस वक्त पूरे गांव का माहौल सन्न हो गया था और आज भी उस खामोशी की गूंज दिल दहला देती है, जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। असली नाम को ढूंढना, वरना अगली बार जब मैं आईना देखूंगा
वहां सिर्फ मैं नहीं कोई और भी होगा। कुछ श्मशान सिर्फ शरीर नहीं जलाते, वहां डर भी जलाया जाता है, और अगर अधूरा जल जाए तो वो डर फिर से जी उठता है। डायरी में लिखे आखिरी शब्दों ने एक ही बात साफ की थी, कान शबरा को हराने का एक ही तरीका है। उसका असली नाम और उस नाम की आखिरी झलक मिली थी 1939 में, जब उसका पहला शिकार जलाया गया था। गांव के पुराने श्मशान में गांव से दूर जंगल के पास एक टूटा हुआ घाट, जहां अब कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। वहां की जमीन आज भी काली है, जैसे किसी ने आग में मिट्टी नहीं किसी की रूह जलाई हो। मैं अकेला वहां पहुंचा। चारों ओर जले हुए लकड़ी के टुकड़े, पत्थरों पर चिपकी राख और एक किनारे लोहे का पुराना ताबूत। ताबूत पर जली हुई जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। रस्सियां बंधी थीं, जैसे किसी को बांध कर जलाया गया हो, लेकिन पूरी तरह नहीं जला। ताबूत की एक पट्टी पर गेरू से लिखा था नाम अधूरा था, इसलिए आग अधूरी रही। वो अभी सांस लेता है, लेकिन हर सांस में कोई और चेहरा पहनता है। मैंने हिम्मत करके ताबूत खोला। भीतर सिर्फ राख नहीं थी, एक अधला मुखौटा पड़ा था, आधा पिघला हुआ और आधे पर एक नाम उभरा हुआ था। अधूरा लेकिन असली के बेहद करीब। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पढ़ पाता, ताबूत के अंदर से एक हाथ निकला, जलता हुआ धुआं छोड़ता हुआ, और मेरी गर्दन पकड़ ली। तू मेरा नाम जानना चाहता है? चल, तुझे वो नाम अपनी जुबान से बुलवाऊंगा, फिर तू हमेशा के लिए मेरा रह जाएगा। मैंने खुद को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन मेरी हथेली पर वो नाम अधूरा उग चुका था। कारा चेहरा बदल जाए तो भी इंसान बच सकता है, लेकिन अगर नाम मिट गया तो समझो रूह भी अपनी नहीं रही। मैं अब आधा रह गया था। आईने में चेहरा धुंधला, नाम जुबान से फिसलता जा रहा था, और सबसे डरावनी बात, अब मेरी परछाई मुझसे तेज चलने लगी थी। मैंने वो अधजला नाम अपनी हथेली पर देखा। कारा पर अब मुझे आखिरी अक्षर चाहिए था जो उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। मैं लौटा वहीं जहां सुरेश आखिरी बार गया था, लाल कोठी पर। इस बार कोठी वैसी नहीं थी। अब वहां दीवारें नहीं, आईने लगे थे। हर दीवार पर मैं था, लेकिन हर आईने में अलग चेहरा, अलग हंसी, अलग डर। तू जो मुझे बुलाएगा वही मेरा आखिरी बन जाएगा, इसलिए सोच समझ कर बोल, क्योंकि मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ने वाला है। कमरे के बीचों बीच अब वही खेल का बोर्ड रखा था, जिस पर अब सिर्फ एक ही चेहरा बचा था मेरा। मैंने बोर्ड को देखा और तभी एक साया मेरे सामने उभरा। सुरेश, यह जो कभी सुरेश था, चेहरा नहीं था, लेकिन आवाज वही थी। तेरे अंदर मेरा हिस्सा अब जाग चुका है। तू अगर मेरा नाम बोलेगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन तू भी नहीं बचेगा। मैंने हाथ में वही अंजला मुखौटा उठाया और अपनी जलती हथेली पर उंगली से पूरा नाम लिखा। कारा तुल्लमा। आईनों में भगदड़ मच गई, हर चेहरा चटकने लगा, दीवारें पिघलने लगी और वो साया चीखने लगा। तूने मेरा नाम लिया, अब तू ही मैं बन गया। मैं जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। जमीन पर गिरा, होश गया, और जब आंख खुली मैं गांव में था। सब वैसा ही था, लेकिन लोग मुझे देखकर मुस्कुराते थे। अरे सुरेश, अब कैसा है रे तू? मैं रुक गया। सुरेश, मैंने खुद को शीशे में देखा, सुरेश का चेहरा। मैंने नाम याद करने की कोशिश की पर याद नहीं आया, और अब मैं जानता हूं, मैंने उसका नाम लेकर उसे मिटा तो दिया, लेकिन उसकी जगह अब मैं बन गया हूं। अब खेल फिर से शुरू होगा, किसी और गांव में, किसी और के साथ। कालेश्वरपुर में डर अब नहीं है, क्योंकि वह अब कालेश्वरपुर के बाहर चला गया है, मेरे चेहरे के साथ। खेल खत्म नहीं हुआ, बस चेहरा बदला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। मैंने खुद देखा है जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। वो इंसान नहीं था। यह बात सुनते ही मेरे छोटे भाई के हाथ से चाय की भरी कटोरी गिर गई थी। गांव बियरपुर, जिला सोनपुर, एकदम देसी इलाका, जहां रात को दूर से आती किसी भैंसे की घंटी भी डर का कारण बन जाती है। यहां के लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं, और जब किसी चीज के बारे में कोई भी खुलकर ना बोले तो समझ लो बात गहरी है। गांव के बाहर एक पुराना चूना भट्ठा है, उजाड़, टूटा फूटा, झाड़ियों से घिरा हुआ। किसी जमाने में वहां दर्जनों मजदूर काम करते थे। आग की लपटें दिन रात जलती थी, मगर फिर अचानक सब बंद हो गया। क्यों? किसी को नहीं पता, या शायद सबको पता है लेकिन कोई बताता नहीं।
मैं गांव लौटा था 14 साल बाद। शहर में रहकर सब भूल चुका था। गांव की वो सौदी मिट्टी, भुट्टे की खुशबू और रात की वो रहस्यमयी खामोशी। लेकिन जिस दिन मैं आया उस दिन शाम होते ही गांव का माहौल कुछ अजीब था। तेरा तो भट्ठे की ओर जाने का कोई इरादा नहीं है ना? ये बात मधु काका ने मुझसे ऐसे पूछी जैसे मैं कोई मरे हुए की बात कर रहा हूं। क्यों, वहां क्या है? मैंने हंसते हुए पूछा, पर वो हंसी मेरे ही गले में अटक गई जब उन्होंने कहा जो जिंदा था उसे वहीं दबा दिया गया था और अब वो जमीन ऊपर से धड़कती है। शुरुआत तो डरावनी, जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था, अफवाह जैसी लगी। पर तीसरे ही दिन गांव का बलराम, जो भट्ठे के पास बकरी ढूंढने गया था, बिल्कुल बदल गया। वो चुप रहने वाला आदमी अब जोर से बड़बड़ाता था। उसने मेरी आंखों में देखा। वो मेरे सामने खड़ा था लेकिन उसकी छाया पीछे नहीं थी। बलराम को बांध कर रखना पड़ा। उसकी आंखें लाल, मुंह सूजा हुआ और एक हाथ पर छूने की सफेद परत चिपकी हुई थी जो कितनी भी रगड़ने पर नहीं निकली। अब गांव में फिर से बातें उठने लगी थीं। वो वापस आ गया है। जिसे जिंदा छूने में दबाया था वो अब अधूरा बदला लेने आया है। कौन था वो? क्यों जिंदा दबाया गया था? और अब क्या वो इंसानों के बीच चल रहा है? मैं रामसागर यादव, उस गांव का वो लड़का हूं जिसने खुद यह सब देखा। और अब जब तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा तो शायद तुम भी रात में अपनी परछाई से डरने लगोगे। लेकिन यह तो अभी बस शुरुआत है। बलराम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी बीवी बिजली को जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बलराम अब खुद को छूना समझने लगा था। वो दीवारों से सिर टकराता, जमीन पर लेटकर बड़बड़ाता, मुझे भी भट्ठे में डाल दो, मुझे भी सफेद बनना है। गांव वाले डर के मारे घरों में दुबक गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी भट्ठे की तरफ देखने तक की। मैंने सोचा यह सब पागलपन है, कोई भूत नहीं होता, ये बस अफवाहें हैं। और इस सोच ने मुझसे एक सबसे बड़ी भूल करवा दी। मैंने और मेरे दोस्त विजय, अनिल और किशोर ने तय किया आज रात भट्ठे तक जाकर खुद देखेंगे क्या सच्चाई है। रात 11:30 चारों दोस्त लालटेन लेकर निकले। भट्ठे की ओर जाने वाली पगडंडी वीरान थी। चारों तरफ घास, सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आती लोहे के घिसने जैसी आवाज। विजय ने धीरे से कहा, यह आवाज सुन रहे हो? लग रहा जैसे कोई जंजीरें घसीट रहा हो। हमने एक दूसरे को देखा। डर लग रहा था लेकिन किसी ने माना नहीं। भट्ठे के पास पहुंचे तो वहां हवा ठंडी नहीं गर्म थी, जैसे जमीन के नीचे से कोई गर्म सांसें ले रहा हो। भट्ठा अब जर्जर था। दीवारें झड़ चुकी थीं, पर बीचों बीच एक गड्ढा था, ठीक वहीं जहां पहले चूना पकाया जाता था। और उस गड्ढे से हल्की हल्की धुआं निकल रही थी और उसमें से किसी की आवाज, जैसे कोई जमीन के अंदर से कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो, हम चारों सन। अनिल ने डरते हुए लालटेन आगे बढ़ाई। धुएं जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। मैं एक चेहरा दिखा, अंजला, सफेद परत से ढंका हुआ और उसकी आंखें खून जैसी लाल। किशोर चिल्लाया, भागो। हम सब दौड़ पड़े, लेकिन पीछे से आई एक आवाज ने हमें जड़ कर दिया। तुम लोग भी वही गलती करोगे जो उन्होंने की थी। हम मुड़े कोई नहीं था। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भट्ठे के पास की जमीन रात में अपने आप फट गई थी और वहां से कुछ काली चीज बाहर निकली थी जो खुद ब खुद जमीन में सरकती चली गई, बिना पैरों के निशान छोड़े। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर उस छूने में क्या दबाया गया था और क्यों? लेकिन उस सवाल का जवाब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जानता था, ध्यानचंद बाबा, जो भट्ठा बंद होने के वक्त वहां काम करता था। भट्ठे से लौटने के बाद हम चारों चुप थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही डर था, वो चेहरा। और फिर अगली सुबह मैंने ध्यानचंद बाबा को खोजा। 90 साल के बूढ़े, आंखों में ढंसी हुई पुतलियां और कांपती उंगलियां। भट्ठे पर जब हादसा हुआ था वो वहीं था। लोग कहते हैं वह उस रात के बाद जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। एक शब्द नहीं बोले, लेकिन मुझे देखकर उन्होंने कुछ कहा। किसी ने खोल दिया क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया।
ध्यानचंद बाबा ने मुरझाए होठों से फुसफुसाते हुए बोलना शुरू किया। नाम था उसका धनेश्वर सादिक। बाहर से आया था पर गांव में टिक गया। सस्ते मजदूरों में सबसे मेहनती, लेकिन आंखों में कोई रहस्य था। बोलता कम था पर अकेले रात में भट्ठे पर रहता था। एक रात भट्ठे के मालिक को शक हुआ कि धनेश्वर चोरी कर रहा है या कुछ और छिपा रहा है। रात को सबने मिलकर भट्ठे को घेरा और जो वहां देखा वो इंसानी समझ से परे था। धनेश्वर भट्ठे की गहराई में एक कच्चा इंसान जैसा पुतला बना रहा था, मिट्टी और हड्डियों से बना हुआ, और उसके ऊपर चूना डाल रहा था। जब उन्होंने टोका तो वह फुफकारा, ये मेरा बदला है, तुम सब ने जो किया अब उसका रूप बनेगा। लोगों ने डर के मारे उसे पकड़ लिया। पुलिस को नहीं बुलाया गया, ओझा नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह जो कर रहा था वह इंसानी कानून से परे था। उन्होंने फैसला किया, इसे इसी भट्ठे में जिंदा दबा दो, इसी आग में जला डालो। पर आग की जगह उन्होंने उसे छूने में फेंक दिया, कच्चे गर्म जलते हुए छूने में, जहां उसकी हड्डियां घुलती रहीं, पर उसकी आंखें आखिरी तक देखती रहीं। और उसने कहा था, तुमने मुझे सड़ाया है, अब मैं तुम्हें गलाऊंगा। ध्यानचंद बाबा के होंठ सूख गए थे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुम वहां गए थे ना? मैंने धीरे से कहा, हां। वो बोले, तो अब वो तुम्हारे अंदर भी कुछ छोड़ गया, जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। मैं बाहर निकल आया, सांसें तेज चल रही थी। लेकिन उस दिन शाम को अनिल के शरीर पर सफेद परत जमने लगी थी, ठीक वैसी ही जैसे बलराम पर और उसके सपनों में। अब हर रात एक आदमी आता था जिसकी आंखें इंसानी नहीं थी। अनिल की हालत अजीब हो गई थी। उसकी त्वचा पर सफेद दरारें पड़ने लगी थी और कभी कभी वो अचानक अपनी ही चमड़ी को नाखूनों से खुरचने लगता था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और सबसे अजीब, वो अब किसी को घूरता नहीं था, बल्कि ऐसे देखता था जैसे तुम उसके अंदर कुछ छिपा हो। गांव में एक नई परेशानी फैलने लगी थी। 3 और लोग, महेश, लल्ली और प्रदीप, उनकी खाल में खुद ब खुद छाले बनने लगे थे। बिना किसी वजह के चमड़ी गल रही थी। डॉक्टर ने कहा कोई केमिकल जला रहा है शरीर को, लेकिन ऐसा असर बिना संपर्क के नहीं होता। पर इन लोगों ने भट्ठे को छुआ तक नहीं था। मैं, विजय और किशोर के साथ बैठा था। तीनों के चेहरे पर खामोशी थी। तभी विजय बोला, अनिल अब अनिल जैसा नहीं लगता, उसके चेहरे में धनेश्वर की झलक दिखती है। मैंने झिड़क दिया, मत बको, पर सच्चाई यही थी। अनिल अब हमसे अलग महसूस होने लगा था। 3 दिन बाद गांव की गलियों में रात को एक आदमी दिखा, नंगे पैर, सिर पर सफेद चूना, और उसकी चाल इंसानी नहीं थी। वो एक दरवाजे पर रुका। दरवाजा खुद खुल गया और अंदर रहने वाला अगले दिन गायब। गांव में चर्चा थी, वो अब हर उस इंसान के शरीर में उतर रहा है जिनमें कभी भी पाप रहा हो। अब डर यह था कि वह कोई और चेहरा उड़ चुका है। रात को मैं अकेला था। दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो अनिल खड़ा था, पर उसका चेहरा थोड़ा बदल चुका था। ठुड्डी चौड़ी, आंखें हल्की नीली और गाल के नीचे एक सफेद फोड़ा जो हल्के हल्के हिल रहा था। वो बोला, रामसागर, क्या तूने कभी किसी को धोखा दिया है? मैं सन यह सवाल नहीं था, यह चेतावनी थी। गांव बरहापुर अब धीरे धीरे डर की नजरों से एक दूसरे को देखने लगा था, क्योंकि धनेश्वर अब किसी एक शरीर में नहीं था। वो अब चेहरे पहनता था और हर बार किसी ऐसे इंसान को चुना जाता था जिसने अतीत में कुछ छुपाया हो, कुछ गुनाह जो अब आवाज बनकर लौट रहा था। अनिल अब घर से बाहर नहीं निकलता था और जो सबसे खौफनाक बात थी, उसका चेहरा हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। नाक लंबी होती जा रही थी, आंखें अब देर तक बंद रहती थीं और उसकी आवाज में 2 लेयरें सुनाई देती थीं, एक अनिल की, एक किसी और की। एक रात प्रदीप की चीख ने गांव को जगा दिया। उस वक्त पूरे गांव का माहौल सन्न हो गया था और आज भी उस खामोशी की गूंज दिल दहला देती है, जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। लोग दौड़े, दरवाजा टूटा पड़ा था और अंदर दीवारों पर छूने से बने अजीब चिन्ह बने थे। 3 उल्टी आंखें, एक मुंह जो सील दिया गया था। प्रदीप खुद नहीं मिला, लेकिन एक परछाई दीवार पर चिपकी हुई थी, जैसे कोई भीतर से दीवार में समा गया हो। अब गांव में ध्यानचंद बाबा फिर से बोले, धनेश्वर को सिर्फ जलाया नहीं गया था,
उसे मारकर मिटाने की कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि उसने खुद को एक रूप में बदल लिया था जो तब तक झेगा जब तक वह अपने गुनहगारों को खुद में समा ना ले। अब सबसे बड़ा डर यह था, क्या धनेश्वर अनिल के जरिए हम सब में झांक रहा है। हमने फैसला किया, अनिल को बांधकर पूछताछ करेंगे। लेकिन जैसे ही हम चारों उसके घर पहुंचे, दरवाजा खुला था। अनिल कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी खाल अब छूने जैसी हो चुकी थी और उसके गालों पर धीरे धीरे दरारें बन रही थीं। वो बोला, तुम सबने कुछ न कुछ छुपाया है और मैं हर एक के अंदर उतरूंगा, क्योंकि जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। जो गलती तुमने की थी वो सिर्फ धनेश्वर के साथ नहीं थी। मैं चिल्लाया, तू धनेश्वर है। वो धीरे से मुस्कुराया और जवाब दिया, धनेश्वर सिर्फ एक नाम था, अब मैं सिर्फ गुनाह हूं और इस गांव में हर कोई मुझे जिंदा रखता है। बिजली कड़कने लगी, कमरे की दीवारें पसीजने लगी जैसे चूना खुद पिघल रहा हो और उसके अंदर से किसी की उंगलियां बाहर आ रही हों। गांव की हवा अब ठंडी नहीं, गाढ़ी हो चुकी थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ सड़ा हुआ भीतर उतर रहा हो। अनिल अब एक बंद घर में था, लेकिन उसकी खामोशी फैलती जा रही थी। उस रात किशोर गायब हो गया। किसी को कुछ नहीं पता चला, न आवाज, न चीख, न संघर्ष। बस सुबह उसकी मां ने देखा कि उसकी खाट पर सफेद चूने की महीन परत बिछी थी और दीवार पर 3 उंगलियों के गड्ढे। हम बाकी के 3, मैं, विजय और बिजली, अब खुद को घेरे हुए महसूस कर रहे थे। विजय घबरा चुका था। उसने कहा, हमें गांव छोड़ देना चाहिए, यह चीज अब हमें खा जाएगी। लेकिन तब बिजली बोली, जहां भी हम जाएंगे, अगर हमारे अंदर कुछ छिपा है वह हमारे साथ ही जाएगा। तीसरे दिन शाम किशोर वापस आया। हाँ, शरीर वहीं था, लेकिन चाल बदल चुकी थी। बहुत सीधी, बहुत शांत, आंखें हर समय खुली रहती थी और सबसे डरावना, उसकी परछाई अब सिर्फ शाम के बाद दिखती थी। हमने पूछा, तू कहां था? वो बोला, मैं बस उस वक्त पूरे गांव का माहौल सन्न हो गया था और आज भी उस खामोशी की गूंज दिल दहला देती है। जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। वहीं गया था जहां सबका सच छुपा है। वो रात हमने साथ बिताई, लेकिन किशोर एक भी बार नहीं सोया। वो बस बैठा रहा और धीरे धीरे उसने दीवार पर कुछ लिखना शुरू किया, पर अपनी उंगलियों से, जो अब नाखून नहीं छूने की तरह सफेद हो चुकी थी। रात के 2 बजे मैं उठा तो देखा किशोर दीवार पर यह लिख चुका था, पापों को दफन नहीं किया जा सकता, वे शरीर बन जाते हैं। और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब 2 नहीं 3 परछाइयां थीं और चेहरा अब किशोर का नहीं था। मैं डर के मारे भागा। विजय भी जाग गया। हमने देखा किशोर की परछाई अब जमीन पर नहीं, छत पर थी और उसकी उंगलियां खुरच रही थीं, लकड़ी जैसे कोई सुराख बनाना चाहता हो। उस ओर जहां धनेश्वर का शरीर कभी जिंदा गाड़ा गया था। किशोर अब किशोर नहीं था। उसके चलने की चाल वैसी थी जैसे कोई तोलकर हर कदम रख रहा हो और उसकी नजरों में वह गहराई थी जिसे देखकर लगता था वह तुम्हारे भीतर तक देख रहा है। विजय अब टूट चुका था। रात में उसने मुझे और बिजली को बुलाया और कहा, अब बात छुपाने का कोई मतलब नहीं। धनेश्वर को सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि उसने हमारी हकीकत देख ली थी। मैंने पूछा, कैसी हकीकत? विजय कांपते हुए बोला, धनेश्वर दरअसल कोई जादूगर या शैतान नहीं था। वह एक बाहरी आदमी था जो गांव के भट्ठे में काम करता था। लेकिन एक दिन उसने देख लिया था कि गांव के कुछ दबंग, गांव की एक जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। लड़की को रात में उठाकर भट्ठे के पीछे ले गए थे। धनेश्वर ने वह सब देखा और अगले दिन पंचायत में बोलने की धमकी दी। गांव के वही लोग जिनके पास पैसे और ताकत थी, उन्होंने पंचायत में धनेश्वर को ही विचित्र कामों का आरोपी बना दिया और हमने उस रात उसे जिंदा पकड़कर भट्ठे के चूने में फेंक दिया। मैं सन बिजली की आंखों में आंसू थे। तुम सब ने एक इंसान को उसके सच बोलने की सजा दी। वो तांत्रिक नहीं था, वो राक्षस नहीं था, वो बस एक गवाह था। विजय अब जोर जोर से रो रहा था। उसने कहा, मैं उस रात वहां था और मैंने धनेश्वर के मुंह पर कपड़ा बांधा था। वो कह रहा था मैंने कुछ गलत नहीं किया और हमने उसे जिंदा गलाया। तभी बिजली ने दरवाजे की ओर देखा। किशोर खड़ा था, लेकिन इस बार
उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। चेहरा पूरी तरह छूने में ढांका हुआ और उसकी आंखें दो जलते हुए गड्ढों जैसी। उसने धीरे से कहा, विजय, मुझे याद है वो रात, मुझे याद है तेरे हाथ की पकड़। विजय ने हाथ जोड़ लिए, घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दे धनेश्वर, मैं जल रहा हूं अंदर से, माफ कर दे। लेकिन अब माफी का समय नहीं था। किशोर ने हाथ उठाया और उसकी हथेली से भाप निकली जैसे चूना जल रहा हो, और विजय की त्वचा फटने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा भी सफेद होने लगा और कुछ ही पलों में वह भी वैसा ही बन गया, जैसे अनिल, जैसे बलराम, जैसे धनेश्वर। अब बचे सिर्फ दो, मैं और बिजली। और अब मुझे समझ आ चुका था, धनेश्वर को रोकना नहीं है बल्कि उसे सुनना है। गांव अब वीरान था। बलराम, अनिल, किशोर और अब विजय, सब के सब अब इंसान नहीं रहे थे। उनके शरीर गांव में घूम रहे थे, मगर आवाज किसी और की थी। मैं और बिजली अब बस एक उम्मीद से बंधे थे। ध्यानचंद बाबा ने कहा था, अगर धनेश्वर अब भी बोलना चाहता है तो उसे शरीर नहीं सुनने वाला चाहिए। इसलिए हमने फैसला किया, मैं खुद भट्ठे में उतरूंगा, उस जगह जहां धनेश्वर को दफन किया गया था। रात वहीं टूटा हुआ भट्ठा। मैं हाथ में लालटेन लिए उतरा। बिजली दूर खड़ी रही। भट्ठे की जमीन में अब भी वो गड्ढा था जिसके भीतर धुआं नहीं सिसकी निकल रही थी। मैं नीचे झुका और धीरे से कहा, धनेश्वर, मैं जानता हूं तू गुनहगार नहीं था। अगर तू अब भी कुछ कहना चाहता है तो मैं सुन रहा हूं। कुछ पल खामोशी रही, फिर जमीन के नीचे से एक धीमा कंपन हुआ, जैसे कोई सांस ले रहा हो मिट्टी के भीतर। और फिर मेरे सामने एक चेहरा उभरा, सफेद चूने से बना, आंखें बंद, होंठ सिले हुए। मगर फिर होठों की सिलाई अपने आप खुली और आवाज आई, तुम सबने मुझे नहीं मारा, तुमने खुद की इंसानियत को मारा था। मैं कोई आत्मा नहीं, मैं वो चीख हूं जिसे दफनाया गया था। तुम लोग मुझे मिटा नहीं सकते, क्योंकि हर बार जब कोई बेगुनाह को चुप कराएगा मैं वहां फिर से जी उठूंगा। मैं थर थर कांप रहा था। धनेश्वर बोला, अगर तू चाहता है कि यह सब खत्म हो तो गांव को वो सच्चाई बतानी होगी जिसे तुम सब ने मिलकर मिटाया था। मेरे नाम की पूजा नहीं चाहिए, बस सच को जिंदा रखो ताकि मैं चैन से मर सकूं। मैं बाहर आया, भोर होने लगी थी। बिजली ने पूछा, क्या बोला वो? मैं बोला, अब गांव को धनेश्वर नहीं डराएगा, अब डर वो करेगा जो किसी मासूम की आवाज दबाएगा। 6 महीने बाद गांव के उसी भट्ठे के पास एक छोटी सी सफेद ईंटों की समाधि बनाई गई थी, बिना नाम की, बिना पूजा के, बस एक तख्ती टंगी थी। यहां वो गाढ़ा गया था जिसने सच बोला था। कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी अगर कोई गांव के उस रास्ते से अकेले गुजरता है और अगर उसने कभी किसी बेगुनाह को चुप कराया हो तो उसकी परछाई आगे नहीं चलती बल्कि पीछे रह जाती है, जैसे यह डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि रूह तक समा रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह खौफनाक सफर पसंद आया होगा। अगर आप और ऐसी सिहरन भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे डरावना लगा। हम जल्द ही लौटेंगे एक और खतरनाक किस्से के साथ।